दूर से देखने पर ये समंदर में खड़ी कोई बैटल शिप लगती है, पर असल में ये एक छोटी सी सिटी है जो आज पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। किसी वक्त में इस छोटे से आइलैंड पर 5,000 से ज़्यादा लोग रहते थे और न सिर्फ जापान की बल्कि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कहलाती थी। यहाँ अपार्टमेंट से इनका कंक्रीट अब गल सड़ चुका है। इनमें लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि शायद यहाँ रहने वाले सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ कर यहाँ से भागे होंगे। यहाँ स्कूल्स थे जहाँ कभी बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी। हॉस्पिटल्स, टाउन हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, शॉप्स और सिनेमा समेत यहाँ वो तमाम फैसिलिटीज़ थी जो किसी शहर में होनी चाहिए। पर आज ये पूरा आइसलैंड, पूरा शहर किसी वीरान घोस्ट टाउन का मंजर पेश करते हैं। लेकिन आखिर क्यों यहाँ रहने वाले हजारों लोगों में से आज एक भी यहाँ नहीं रहता? यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को इस आइलैंड पर जाने से रोके रखा? जूनियर जेम की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। इस आइलैंड को हिशिमा आइलैंड कहा जाता है, जो जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल एक बैटलशिप जैसी है, इसी वजह से इसको बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। समंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं है। लेकिन हिशिमा की कहानी इनमें से काफ़ी अलग है। देखा जाए तो दूसरे आइलैंड काफ़ी हरे भरे हैं, लेकिन हिशिमा आइलैंड समंदर से उभरा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर है जहाँ पर प्लांटेशन ना होने के बराबर है। हिशिमा आइलैंड ने अपने वक्त में जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले, और इसकी खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब समंदर के बॉटम से 1,65,00,000 टन कोयला निकाला गया था। इतना ज़्यादा कोयला आज पूरे इंडिया को 1 मंथ तक और पाकिस्तान को 10 मंथ तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। 1800 में हिशिमा से थोड़ा दूर ताकाशिमा आइलैंड पर रहने वाले लोगों को ज़मीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर कोहिता नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटली इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज का पता चल गया। इस दिन के बाद से ताकाशिमा आइलैंड के लोगों ने ज़मीन पर बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका और चाइना के दरमियान ये एक स्टॉप पावर पोर्ट था जहां पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप रुकती थी। वेस्टर्न कंट्रीज यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपनी सेलिंग शिप्स को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो था कोयला। जब वो शिप्स नागासाकी पोर्ट पर आकर रुकती थी तो उनको रिफिलिंग के लिए कोयले की ज़रूरत थी, और ये कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर ताकाशिमा आइलैंड पर भरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड बढ़ गई तो अब आइलैंड के लोग इसको बेचने के लिए ज़मीन से निकालने लगे। देखते ही देखते ताकाशिमा के सरफेस पर से कोयला ख़त्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड का रुख किया, जिसमें हिशिमा वाहिद ऐसा आइलैंड था जिसमें काफ़ी ज़्यादा कोयला था। इस वक्त कोयले को निकालने के लिए ओल्ड स्कूल तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें ज़्यादातर हाथों का इस्तेमाल होता था। अब बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल नाकाफ़ी था, इसलिए 19वीं सेंचुरी में मित्सुबिशी ने हिशिमा आइलैंड खरीद लिया। इस वक्त मित्सुबिशी एक शिपिंग कंपनी का नाम था, जिसने हिशिमा आइलैंड पर प्रॉपर कोल माइनिंग शुरू करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने यहाँ वर्कर्स के लिए घर बनाए और पूरे आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए एक सी वॉल भी बनाई थी। यही वजह है कि ये आइलैंड एक शिप की शक्ल जैसा दिखता है। 1960 में यहाँ 3,000 वर्कर्स रहते थे, जो साल में 150 टन कोयला ज़मीन से निकालते थे। हिशिमा आइलैंड के छोटे साइज़ की वजह से यहाँ रहने की जगह कम थी, लिहाजा मित्सुबिशी ने यहाँ कंक्रीट रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स यहाँ अपनी फैमिलीज। ये जापान की उस वक्त की सबसे बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन ये फिर भी वर्कर्स के रहने के लिए काफ़ी छोटी थी। उसके बाद हिशिमा आइलैंड पर वर्कर्स की तादाद बढ़ती गई और मित्सुबिशी यहाँ कई कॉम्प्लेक्स भी बनाता चला गया।
اس کے ساتھ ساتھ ورکرز کے بچوں کے لیے سکولز اور انٹرٹینمنٹ سینٹرز بھی بنائے گئے۔ 1941 میں ہشیما آئی لینڈ پر کوئلے کی پروڈکشن سالانہ 4,10,000 ٹن تک جا پہنچی، جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ 1959 میں آئی لینڈ کی ٹوٹل پاپولیشن 5200 تھی۔ اب دیکھا جائے تو آئی لینڈ کا ٹوٹل ایریا ہی 15.5 ایکڑ ہے۔ اگر ہم سمپل میتھ کریں تو 1 ایکڑ میں یہاں 335 لوگ رہتے تھے۔ اتنی گھنی آبادی آج تک دنیا کے کسی ملک میں نہیں پائی گئی۔ اس کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں، چائنا جہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی 84 پیپل پر ایکڑ ہے، اس کے حساب سے ہشیما میں اس وقت 335 لوگ 1 ایکڑ میں رہتے تھے۔ کوئلے کو ماحول کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا گیا اور آئل نے کوئلے کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا۔ اس کے چلتے اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کول کی ڈیمانڈ کم ہونے لگی اور آہستہ آہستہ کول مائنز بند ہونا شروع ہو گئیں۔ 1970 میں میٹسوبیشی نے 2000 ورکرز کو نکال دیا، ان کو دوسری فیسلٹیز میں ایڈجسٹ کر دیا، اور پھر فائنلی 15 جنوری 1974 میں کمپنی نے آفیشلی ہشیما کول مائنز کو بند کر دیا۔ بنا جابز اور روزگار کے ہزاروں ورکرز نے راتوں رات ہشیما آئی لینڈ کو چھوڑ دیا۔ ہشیما آئی لینڈ میں انسانوں کی پوری ایک نسل بڑی ہوئی تھی، لیکن وہ ساری یادیں ان کو یہیں چھوڑ کر جانی پڑیں۔ آج ہشیما ساؤتھ چائنا سی میں ایک بھولا ہوا کھنڈر آئی لینڈ کا منظر پیش کرتا ہے۔ کئی سالوں تک جاپانیز گورنمنٹ نے اس آئی لینڈ کو سیل رکھا اور اس کی وائلیشن کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ 2005 میں جاپان نے ہشیما آئی لینڈ کو آفیشلی ٹورسٹ کے لیے کھول دیا۔ امید ہے یونیزم کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔